So, good evening, everybody. This is the episode 3 of Introduction to Psychology. And in the episode 2, we have covered some of the important types of learning and two types of conditioning. The first one was the classical conditioning, and the second one was the operant conditioning. सो ये दो कंडीशनिंग हम लोगों ने समझी थी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा था कि कैसे इवान पावलोव ने अपने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था एंड हमने उस एक्सपेरिमेंट से समझा था कि कैसे हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस को कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट हमें एक ऐसा रिस्पॉन्स मिले जो अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड न्यूट्रल स्टिमुलस दोनों से सेम हो देन हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखा था कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एक पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ाया जा सकता है एंड एक नेगेटिव बिहेवियर को हम कम कर सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी एंड क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दी थी नाउ इन दिस एपिसोड हम लोग कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करने वाले हैं and those topics are the first topic is the principle and application of classical conditioning and operant conditioning. The second one is the schedule of reinforcement. The third one is the principles of operant conditioning. operant conditioning के principles में दो principles देखेंगे हम पहला shaping and दूसरा chaining. The next one is the Premack principle. Premack principle was given by David Premack, therefore उसका नाम Premack principle है. The next one is the operational observational learning, जिसमें हम famous Bobo doll experiment देखेंगे जो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने किया था उनमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में वो देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल कॉग्निटिव और लर्निंग थ्योरी ये देखने वाले हैं एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉग्निटिव लर्निंग जहाँ पे हम लर्निंग देखेंगे दो टाइप की होती है लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग से तो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्विजिशन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट याद करते हैं इवान पावलोव का जो डॉग्स पे किया था तो उस टाइम पे जब डॉग को बेल दी गई थी विच वाज एन कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था उसमें फूड था तो उस चीज को लर्न करने का जो टाइम लगा था जो डॉग ने टाइम लिया था उन दोनों चीजों को कनेक्ट करने का उसको एक्विजिशन बोलते हैं सो इट इज द लर्निंग फेज जहाँ पे आप न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस को कनेक्ट करते हो so this is the first principle. The second one is the extension. एक्सटेंशन में ये होता है कि आपका जो कंडीशन स्टिमुलस होता है कंडीशन स्टिमुलस क्या थी हमारी बेल थी वो आपको बार बार दिखाई जाती है जैसे डॉग्स को बार बार बेल दिखाई जा रही थी बट अब उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था तो खाना यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस है तो जो उनका लर्न रिस्पॉन्स था जो पहले रिस्पॉन्स आ रहा था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन सो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने डॉग्स का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका एग्जाम्पल लिया है if the bell keeps ringing but no food comes the dog forget the link and salivation so salivation basically stop हो जाता है and इस principle को हम बोलते हैं extinction the next principle is spontaneous recovery जहाँ पे sudden return होता है learned response का अगर हम बार बार फिर से अगर एक्सटेंशन के बाद हम फिर से वही चीज करने लग जाए कि हम बेल एंड फूड दोनों एक साथ देने लग जाए कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस को कनेक्ट कर दे तो हमें फिर से कंडीशन रिस्पॉन्स मिलने लगेगा और वो कंडीशन रिस्पॉन्स अगर एक बार फिर से जनरेट हो गया दैट इज द सडन रिटर्न तो उससे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी the next one is the generalization and discrimination
जनरलाइजेशन इज कि जब जैसे एक्सपेरिमेंट में हुआ था कि डॉग्स ने बेल जब उन्होंने लर्न रिस्पॉन्स सीख लिया था, तो उसके बाद जब बेल की आवाज सिर्फ उन्हें सुना रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे, तो फिर भी सलाइवेशन हो रहा था। अब यही चीज अगर बेल के अलावा और भी चीजों से होने लग जाए, मतलब हमें सेम रिस्पॉन्स मिलने लग जाए बाकी चीजों से भी, जस्ट लाइक द साउंड ऑफ अ डोर बेल। अगर हमने डोरबेल का साउंड बजाया डॉग्स के सामने एंड फिर भी सलाइवेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स उन्होंने एक जनरलाइज्ड पैटर्न बना लिया है कुछ चीजों को लेके, स्टिमुलस उनका एक जैसा हो गया है। सो इसलिए हम उसे बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो अभी या तो बेल हो या बेल के जैसे कुछ साउंड्स हो, तो उन साउंड्स को सुन के भी उनमें सलाइवेशन होगा। सो दिस इज जनरलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज काइंड ऑफ ऑपोजिट टू जनरलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि डॉग्स का सलाइवेशन तभी होगा जब वो बेल की आवाज सुनेंगे, बाकी कोई भी स्टिमुलस हो जाए जैसे डोरबेल हो गया या फिर कोई भी आवाज हो जाए, उनसे उनका जो रिस्पॉन्स है हर चीज को लेके अलग होगा, सलाइवेशन नहीं होगा। वो सलाइवेशन सिर्फ उसी केस में होगा जब बेल की आवाज उन्हें आएगी, तभी सलाइवेशन होगा। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन। सो ये चार हमारे प्रिंसिपल्स थे क्लासिकल कंडीशनिंग के। देन हम देखते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग के एप्लीकेशंस क्या है? तो पहला एप्लीकेशन है इमोशनल रिस्पॉन्स, इन्फ्लुएंसेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स। अब आपको कुछ चीजें कनेक्ट करके दे देता है जिससे आप इमोशनल रिस्पॉन्स सीख जाते हो, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। द सेकेंड वन इज द एडिक्शन। सो एडिक्शन को हम क्योर कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम किसी चीज को रिप्लेस कर दे, मतलब जिस चीज से हमें एडिक्शन है उस चीज को हम रिप्लेस कर दे नॉर्मल थिंग से, एंड उसमें कुछ ना कुछ हम कनेक्शन बना दे, तो वो एडिक्शन छूट सकता है। देन कंडीशनल ड्रग रिस्पॉन्स, a learned reaction caused by unpleasant experiences। जैसे मेडिसिन हो गई, तो मेडिसिन अगर आपको दी है तो आपको सिक फील हो रहा है इसलिए आपको मेडिसिन दी है, बट विच इज एन अनप्लेजेंट वन। मेडिसिन नेम और टेस्ट न्यूट्रल होता है। अब प्लस मेडिसिन इक्वल टू फील सिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस इज इक्वल्स टू रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस। इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट द प्रिंसिपल। नाउ ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस दो चीजें होती है, या तो किसी चीज का रीइंफोर्समेंट होता है या तो किसी चीज का पनिशमेंट हो जाता है, इन द सेंस कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं हम रीइंफोर्समेंट, एंड पनिशमेंट में रिजल्ट वीकन्स रिस्पॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के भी कुछ टाइप्स है जिन्हें हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला है। तो पहला जो रीइंफोर्समेंट है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सो पॉजिटिव से सबसे पहले तो हम ये दो तीन चीजें देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव बोला है तो जब भी वर्ड आ रहा है पॉजिटिव तो हम कुछ ऐड करेंगे, एंड अगर रीइंफोर्समेंट आ रहा है तो हम जो हमारा बिहेवियर है उसको इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली नेगेटिव के केस में क्या होगा कि हम किसी चीज को रिमूव करेंगे, एंड पनिशमेंट के केस में क्या होगा कि हम जो बिहेवियर है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। सो पहला प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव मतलब अभी मैंने बताया ऐड करना है हमें कुछ, तो एडिंग समथिंग गुड। अब पॉजिटिव आ रहा है तो गुड ऐड करने वाले हैं हम। एंड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट इज टू इंक्रीज द बिहेवियर।
तो बेसिकली पॉजिटिव री में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज का बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए हम कुछ अच्छी चीजें ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ बॉस गिव्स अ बोनस टू अ टॉप एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय वर्क्स हार्ड अगेन। अब जैसे ऑफिस में होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा होता है तो हम उसे बोनस देता है, हम उसे रिवॉर्ड्स देते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स देते हैं, जिसकी वजह से वो और अच्छा काम करने लगता है। तो उसका जो बिहेवियर है वो बेसिकली हमने इंक्रीज कर दिया। एंड इंक्रीज कैसे किया? कोई अच्छी चीज ऐड करके किया। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव री। द सेकेंड वन इज द नेगेटिव री। अब नेगेटिव बोला है तो टेकिंग अवे। ठीक है, नेगेटिव, अब नेगेटिव है तो बैड चीज को हम हटा देंगे टू मेक बिहेवियर मोर हैपन। अब यहाँ मोर हैपन क्यों आएगा? क्योंकि री की बात हो रही है। सो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, you set an alarm so you don't miss important tasks. You feel less stressed. Stress is removed, hence behavior increases. Now, stress is a bad thing. हमने स्ट्रेस को कैसे हटाया कि हमने अलार्म लगा दिया कि हमें टास्क करना है, तो जैसे ही अलार्म बजेगा तो हमारा स्ट्रेस कम रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो हमने किसी नेगेटिव चीज को हटाया है सो दैट हमारा बिहेवियर इंक्रीज हो जाए। तो दैट इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट। द थर्ड वन इज द पॉजिटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव से क्या है? ऐड करेंगे हम कुछ, एंड पनिशमेंट से स्टॉप होगा बिहेवियर। तो गिविंग समथिंग अनप्लेजेंट टू स्टॉप अ बिहेवियर। एग्जाम्पल, हॉट स्टोव टचेस बिहेवियर डिक्रीजेस। अगर आप हॉट स्टोव को टच करोगे तो आपका बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने क्या किया है कि समथिंग यू हैव एड अनप्लेजेंट, जिसकी वजह से आपने उस बिहेवियर को करना कम कर दिया। सो दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट। एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव पनिशमेंट। जहाँ पे नेगेटिव है तो फिर से टेकिंग अवे हो जाएगा। समथिंग प्लेजेंट, प्लेजेंट हटाएंगे हम सो दैट हमारा बिहेवियर स्टॉप हो जाए। अब एग्जाम्पल के लिए, अ पेरेंट टेक्स अवे अ फोन व्हेन चाइल्ड ब्रेक्स रूल। तो अब नेगेटिव पनिशमेंट अगर हम इन जनरल लैंग्वेज देखें तो पनिशमेंट देना बेसिकली, कि आपने जैसे जैसे कोई बच्चा है तो बच्चे ने कोई रूल तोड़ दिया है, तो उस रूल के तोड़ने पे उससे उसका फोन ले लिया गया है। तो कुछ चीज ले ली गई है और वो चीज कैसी थी? प्लेजेंट थी, जिसके वजह से वो जो बिहेवियर है वो अब कम हो गया है या तो रुक गया है। अब बच्चा, ऑब्वियस सी बात है कि रूल्स नहीं तोड़ेगा क्योंकि उसका फोन उससे लिया जा रहा है। सो दिस इज नेगेटिव पनिशमेंट। नाउ देयर आर सम schedules of reinforcement। अब schedules of reinforcement क्या होता है कि these are some rules जिससे पता करना है, जिससे हमें पता चलता है कि कब और कैसे reinforcement किया जाएगा। reinforcement मतलब बेसिकली होता है कि हम चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो बिहेवियर हो। तो पहला है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। तो इसमें क्या होता है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस। करेक्ट रिस्पॉन्सेस फिक्स्ड होता है, यहाँ पे नंबर फिक्स्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। एग्जाम्पल के लिए, अ चाइल्ड गेट्स अ कैंडी आफ्टर आंसरिंग 3 क्वेश्चंस करेक्टली। एक बच्चा है, उसने 3 क्वेश्चन सही किया, आपने उसको चॉकलेट दे दी। फिर उसने 3 क्वेश्चन सही किया, आपने चॉकलेट दे दी। सो अब बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज कर रहे हो थ्रू अ काइंड ऑफ reinforcement, that is fixed ratio schedule। अब ये जो fixed ratio schedule है, it is best schedule for learning a new behavior। अब अगर ऐसे आप बच्चे को अगर आप ऐसे कैंडी नहीं देते तो वो इतना फास्ट फॉरवर्ड होके जल्दी जल्दी चीजें नहीं करता। 3 क्वेश्चन वो जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेता। द सेकेंड वन इज वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड तो मिलता है बट आपके कुछ फिक्स नंबर नहीं होता, कुछ चेंजिंग नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस होता है, एवरेज होता है। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेएमआई का जो एमए साइकोलॉजी की एंट्रेंस एग्जाम होती है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी,
उसमें पूछा गया है। सो एवरेज वर्ड याद रखना इज इम्पोर्टेंट। द सेकंड थर्ड वन वी हैव इज फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल। अब यहाँ पे इंटरवल है, तो इंटरवल मतलब होता है टाइम। तो फिक्स टाइम के बाद आपको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप यू गेट अ रिवॉर्ड आफ्टर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड। एंड द लास्ट वन इज वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल। अब इंटरवल मतलब फिर से टाइम हो गया, वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है। तो टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता, आपको कभी भी मिल सकता है। बट वो टाइम कितना होगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। सो रिवॉर्ड आफ्टर रैंडम टाइम इंटरवल, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल। Now moving on to the applications of operant conditioning। पहला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, बच्चे का एग्जाम्पल देखा कि उसने 3 क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद हमने उसे चॉकलेट दी। सो हम बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज एजुकेशन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे टीचर्स बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ करता है। ट्रेनिंग में भी हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करके ट्रेन कर सकता है लोगों को। सो दिस इज द फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो आप बिहेवियर किसी का चेंज कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन अग्रेशन। अब एक प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग का और होता है जिसका नाम है रिकंडीशनिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सटेंशन हो जाता है। एक्सटेंशन मतलब क्या था कि लर्न रिस्पॉन्स भूल गया था। जैसे डॉग्स थे, तो वो भूल गए थे कि अब वो नहीं सलाइवेट कर रहे थे, कि वो सिर्फ बेल के आवाज पे सलाइवेट नहीं कर रहे थे। तो तब एक्सटेंशन हो गया था। बट जब हमने पेयरिंग कर दी उस चीज की, फिर से हमने बेल को और फूड को एक साथ रख दिया, उन दोनों की पेयरिंग कर दी, तो अब फिर से हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिल जाएगा, will return, and this process is called reconditioning। तो इसे हम बोलते हैं reconditioning। अब हम देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? ये चेक करने के लिए किया था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्या क्लासिकल कंडीशनिंग ह्यूमन लर्निंग में भी काम आ सकती है? इज इट एप्लीकेबल टू ह्यूमन लर्निंग एज वेल? सो जॉन वॉटसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एंड एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था एल्बर्ट। एल्बर्ट वॉज अ 9 मंथ ओल्ड चाइल्ड। तो उस पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें क्या किया था कि उस बच्चे को एक आवाज के थ्रू डराने की कोशिश करी थी पहले। तो एक लाउड नॉइस यूज किया था उन लोगों ने। एंड उस लाउड नॉइस पे उन्होंने क्या किया था, दे बैंग द हैमर ऑन अ स्टील बार। तो पहले तो उन्होंने ये किया, तो पहले बच्चे को उन्होंने बैठाया, उसके आसपास आवाज बहुत जोर जोर से आवाज बजाई, जिसकी वजह से वो रोने लग गया। अब वो रोता रहा। अब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने इस चीज को रैट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे जो हमारा लाउड नॉइस थी, वो क्या थी? हमारी अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस। क्योंकि लाउड नॉइस की वजह से जो बच्चा रो रहा था, वो रोना ऐसे सच हमें उसके रोने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा था, वो ऑटोमेटिकली डर गया था। एंड इसके वजह से हमने लाउड नॉइस को बोला है अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस। अब यहाँ पे हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस कौन थी? रैट थी, रैबिट था, एंड मास्क। अब ये चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करी थी अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस के साथ। तो अब ये किया उन लोगों ने कि जो रैट था एंड रैबिट था, इन सबको भी बच्चे के पास रख दिया एंड वही सेम लाउड नॉइस क्रिएट करने की कोशिश करी। तो जब ये लाउड नॉइस क्रिएट करने की कोशिश करी रैट्स एंड रैबिट्स के साथ, तो उस बच्चे ने इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर लिया। एंड उससे फिर कंडीशनिंग हो गई। एंड उसने सीख लिया कि जब भी रैट होगी या रैबिट होगी तो आवाज आएगी, एंड
बिकॉज ऑफ दैट उसको रोना आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ह्यूमन लर्निंग के लिए भी एप्लीकेबल है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग से कैसे ह्यूमन लर्निंग में हम चेंजेस ला सकते हैं एंड कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा हम देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से स्टिमुलस थे। तो पहला न्यूट्रल स्टिमुलस रैट्स हो गया था। अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस लाउड नॉइस, क्योंकि उससे ऑटोमेटिकली रोना आ गया था बच्चे को। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्राइंग एंड फियरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स, वही जो रोना था। कंडीशन स्टिमुलस रैट हो गई थी हमारी। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जब कैट को सॉरी जब रैट को लाउड नॉइस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी थी बच्चे ने। एंड इसको बोलता है एक्विजिशन, जो हमने प्रिंसिपल देखा था ऑपरेंट कंडीशनिंग में। सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग में। Now the second experiment we have is Martin Seligman's dog experiment. तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ टर्म्स दी थी एंड वो टर्म्स ऑन अ बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट दी थी। तो उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो डॉग्स पे था। तो उन्होंने बेसिकली डॉग्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। पहला ग्रुप जो था उसको उन्होंने बैठा दिया एंड वो ऐसे ही लाइक दे हार्नेस फॉर अ वाइल एंड देन दे रिलीज दोज डॉग्स। और उनमें डॉग्स जब थे तो उन्हें कोई शौक नहीं दिया गया। तो डॉग की लर्निंग क्या थी? एज सच देयर वाज नो लर्निंग। नाउ इन द सेकंड ग्रुप उन्होंने ये किया कि उन डॉग्स को शौक देना स्टार्ट किया, बट शौक इस वे में देना स्टार्ट किया कि वो कंट्रोलेबल हो। उनके हाथों में कंट्रोल हो इन द सेंस कि उन्हें कुछ ना कुछ करके वो उस शौक को रोक सकता है। तो अब उन्होंने ये चीज लर्न कर ली कि यस दे कैन डू समथिंग, दे कैन कंट्रोल दिस। ग्रुप 3 में ये हुआ कि उन लोगों ने अनअवॉइडेबल शॉक्स देना स्टार्ट कर दिए डॉग्स को, जिसके वजह से उनके मन में ये हो गया कि इवन इफ दे ट्राई अ लॉट कुछ भी नहीं होने वाला है। सो लर्न्स नथिंग, डू वर्क्स, देन अब दिस वाज द फेज 1 जहाँ पे डॉग की ट्रेनिंग करी थी हमने। डॉग्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला जो था उनको कोई शौक्स नहीं दिए थे, दूसरों को शौक्स दिए थे जो कंट्रोलेबल थे, बट और जो ग्रुप 3 था उसको अनअवॉइडेबल शौक्स दिए थे और उनके हाथों में कोई भी कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अब वो जितना भी ट्राई कर ले कुछ हो नहीं रहा था। सो उनका एक पर्सपेक्टिव बन गया था कि इवन इफ दे ट्राई अ लॉट नथिंग गोना हैपन। नाउ इन द फेज 2 सारे ग्रुप्स को एक साथ रख दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 शटल बॉक्स में एक साथ रख दिया, जिसकी वजह से अब उस शटल बॉक्स में एक साइड पे एक ऐसी सरफेस रखी जहाँ पे शॉक्स लग रहे थे एंड दूसरी साइड पे एक ऐसी सरफेस रखी जहाँ पे शॉक्स नहीं लग रहे थे। तो जो ग्रुप 1 के डॉग्स थे वो ग्रुप 1 के डॉग्स ने एस्केप करना स्टार्ट कर दिया, वो दूसरी साइड पे जाने लग गए। ग्रुप 2 के जो डॉग्स थे जिनका ये पर्सपेक्टिव बन गया था कि हाँ वो ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि फेज 1 में जहाँ पे उनको शॉक्स दिए थे बट उनके हाथों में कंट्रोल था, तो दे हैड अ होप कि हाँ अगर वो ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। बट जो थर्ड ग्रुप था जिन्हें अनअवॉइडेबल शॉक्स दिए थे, उनके मन में कोई भी होप नहीं बची थी, बिकॉज ऑलरेडी ऐसा हो चुका था, उनका पास्ट एक्सपीरियंस फेज 1 में ये हो चुका था कि वो कितना भी ट्राई कर ले चीजें चेंज नहीं होने वाली है। तो इसके वजह से उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। तो ये जो ट्राई नहीं करना था एंड जो होपलेसनेस उनमें आ गई थी, इसको नाम दिया था एंड इसका नाम है learned helplessness. So learned helplessness is basically giving up trying because you believe nothing you do will make a difference even if it actually could.
तो जो डॉग्स थे उन्होंने भी यही लर्न हेल्पलेसनेस सीख ली थी कि अब वो कितना भी कुछ कर ले, नथिंग इज गोना मेक द डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे एक नोट है। तो जो स्किनर थे, स्किनर जो थे वो मेन प्रोपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थे। एंड इन्होंने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी वो इंस्पायर होके दी थी। एक प्रिंसिपल था जो था लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड वो थॉर्नडिंग के प्रिंसिपल था, एडवर्ड प्रिंसिपल। एंड इस प्रिंसिपल का जो नाम था वो था लॉ ऑफ इफेक्ट। एंड लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि बिहेवियर फॉलोड बाय प्लेजेंट आउटकम्स आर लाइकली टू बी रिपीटेड एंड बिहेवियर फॉलोड बाय अनप्लेजेंट टू बी स्टॉप्ड। सो दिस इज वेरी इजी। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लेजेंट आउटकम्स है, अच्छा आउटकम्स है तो आप वो चीज बार बार करना चाहोगे, बुरा बुरा आउटकम्स है तो आप नहीं करना चाहोगे। Now there are some other principles of operant conditioning. पहला प्रिंसिपल है शेपिंग। सो शेपिंग क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग विथ रिवॉर्ड्स। तो जैसे मान लीजिए कि हमें डॉग को बॉल लेना सिखाना है। तो बॉल लेना सिखाने में हम क्या करेंगे कि पहले डॉग को सिखाएंगे कि खड़े होना है। तो अगर वो बैठा हुआ है तो उसे खड़े होना है। तो जैसे ही वो खड़ा होना सीख जाएगा हम उसे रिवॉर्ड देंगे। क्यों रिवॉर्ड देंगे? ताकि उसका बिहेवियर रीइंफोर्स हो, रीइंफोर्समेंट करने के लिए। अब जैसे ही वो खड़ा होना सीख गया तो अब हम उसे दौड़ना सिखाएंगे। तो वो जब दौड़ना सीख जाएगा तब उसके बाद हम उसे एक रिवॉर्ड देंगे। तो बेसिकली हर स्टेप पे हम एक रिवॉर्ड देंगे, सो दैट आखिरी स्टेप तक आते आते वो पूरा जो उसकी जो हम चीज सिखाना चाह रहे हैं उसको वो सीख जाए। सो दिस इज कॉल्ड शेपिंग। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ट्रेनिंग अ डॉग टू सिट। ये एग्जाम्पल जैसे डॉग्स लुक एट यू। अगर हमें डॉग को बैठना सिखाना है तो अगर डॉग ने आपकी तरफ देखा तो ये पहली स्टेप है। पहले स्टेप में आपने फिर रिवॉर्ड दे दिया। फिर डॉग स्टार्ट्स टू सिट, फिर आपने रिवॉर्ड दिया। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता है, अब फुली बैठ जाता है तो फिर से उसको हम रिवॉर्ड देते हैं। हर स्टेप पे हम रिवॉर्ड दे रहे हैं सो दैट हम जो उसे सिखाना चाह रहे हैं वो सीख जाए। सो दिस इज शेपिंग। हमारा फोकस क्या होता है शेपिंग में? गेटिंग क्लोज टू फाइनल बिहेवियर। जो हमारा फाइनल बिहेवियर है हम उसे धीरे धीरे क्लोज आते जाए थ्रू गिविंग सर्टेन रिवॉर्ड्स। द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि अ, एक बिग टास्क होता है, एक बड़ा टास्क है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। टीच ईच पार्ट वन बाय वन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। अब ट्रेनिंग क्यों बोली? क्योंकि हम एक फिक्स्ड ऑर्डर में एक एक स्टेप सिखाते जाता है। अब यहाँ पे द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर स्टेप पे रिवॉर्ड नहीं मिलता है, रिवॉर्ड आखिरी स्टेप पे मिलता है। सो ओनली लास्ट स्टेप इज रिवॉर्डेड। सो पहला एग्जाम्पल है जैसे वॉशिंग हैंड्स। तो हर स्टेप पे ये नहीं होगा कि आपने हैंड वॉश लिया, देन आप अच्छे से हैंड वॉश कर रहे हो एंड फिर आपको हर स्टेप पे रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको सिर्फ लास्ट स्टेप पे रिवॉर्ड मिलेगा जब एक्चुअल में आपने हैंड्स वॉश कर लोगे। देन एक और एग्जांपल है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग अगर बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि कैसे खाना खाना है चम्मच से, तो हर स्टेप पे भी हम उससे रिवॉर्ड नहीं देंगे। So the next principle we have is Premack principle. Premack principle को Premack principle क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो principle था वो डेविड प्रिमैक ने दिया था। अब ये जो principle है अगर